जय हिंद, वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट सीजीएल 2021 का टायर 1 जो कि 11 अप्रैल 2022 को आफ्टरनून सेशन का है क्वेश्चन। तो टोटल 25 क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ए बी सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय को शुरू किया। प्रारंभ में ए ने 29,000 रुपये का निवेश किया, जबकि बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए और 2 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये का निवेश किया। तो वर्ष के अंत में 33,200 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है बहुत ही आसान मेथड से करेंगे। देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपको कैलकुलेशन से बचने के लिए 1,000 जो रुपये है उसको मान लीजिए 1 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ए बी और सी आप यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे से करते जाइए। सबसे पहले ए ने 29,000 रुपये, तो 29,000 बराबर 29 यूनिट का ए ने निवेश किया है और बी ने 25 का किया है और सी ने भी 25 का किया है। ठीक है, 25 यूनिट का। तो देखिए बोल रहा है 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपया निकाल लिया। तो 4 महीने तक तो ए ने 29 गुणे 4 के हिसाब से पैसा लगाया। बी ने भी 4 महीने तक उतना ही रहा 25 गुणे 4 और सी का भी उतना ही रहा 25 गुणे 4। अब क्या बोल रहा है, 4 महीने तक हम लोग निकाल लिए। अब बोल रहा है कि 2 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये का और इन्वेस्टमेंट किया और ए ने 3,000 रुपया निकाल लिया। जब 3,000 रुपया निकालेगा तो ए में प्लस में करके 26 यूनिट बचा। 29,000 में 3 यूनिट घटाएंगे 26 यूनिट बचा। अब ये 26 महीने कितने महीने तक काम करेगा? 8 महीने तक काम करेगा। क्लियर हुआ? तो 8 महीने तक काम करेगा और इसके बाद देखिए और जो बी है, बी में कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप इसको इरेज करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। तो 25 गुणे 12 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसके बाद देखिए सी जो कि 25 गुणे 4 महीने तक 25 के हिसाब से पैसा लगाया है। इसके बाद जो 4 महीने के बाद उसने 2 महीने तक और होल्ड रखा। 2 महीने तक और होल्ड रखने का मतलब कि 2 महीने तक उतना ही पैसा रहा। तो कुल मिला के आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 25 गुणे 2 तक उतना ही रहा। 2 महीने तक और 25 के रुपये के पैसा लगाया। 2 महीने के बाद को प्लस में ऐड करके बोल रहा है कि 12,000 रुपये और ऐड कर दिए। तो 25 + 12 बराबर 37 यूनिट और ये कम महीने तक इन्वेस्ट किया है, टोटल 6 महीने तक। मतलब कुल मिलाकर 12 महीने करना है। 4 महीने पहले हो गया, 2 महीने ये हो गया, 6 महीने ये। तो 4 2 6 6 12 हो गया। 12 महीने इसका भी हो गया, 8 4 12 महीने इसके हो गया। बस अब इसको आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 29 गुणे 4 प्लस के 26 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा? 324 आएगा। इसी तरह इसको 25 गुणे 12 करेंगे तो 12 5 60, 12 दूना 24, 24 6 30, 300 यूनिट इसका आ गया। इसी तरह इसका करेंगे, देखिए 25 छक्के 150 प्लस 6 7 42 को 2 हाथ में लगा 4 हो गया, या कैरी मार्क्स 4 हो गया और इसको छत लिया 18 4 22 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 324 आ गया ए का पार्टिसिपेशन, 300 यूनिट आ गया बी का, वही सी का आ गया है 300 कितना आएगा जोड़ने पर 2 5 2 7 372 रुपये। अब इसको चाहोगे तो आप छोटा में नहीं कर सकते हैं, छोटा करिए। पहले 3 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए 3 से सब कट जाएगा। 3 से देखिए 3 एकम 3, 3 8 24, 100 हो गया ये। और इसको कट करिए, 3 एकम 3, 3 2 6 3 चौको 12। फिर से देखिए 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 से 2 से काटिए, 2 से हाँ कट जाएगा। 4 से भी कट जाएगा, तो 4 से काटिए। 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 2 बचा, 4 7 28, 4 25 चौको 100, 4 से इसको भी कट करिए, 4 3 12, 4 एकम 4। तो मतलब 27 रेशियो 25 रेशियो 31 ABC का रेशियो मिल गया। अब बोल रहा क्वेश्चन वर्ष के अंत में कुल मिला के कितना लाभ होता है? 33,200 रुपये लाभ होता है। इन तीनों का ऐड करिए, इन तीनों का ऐड करेंगे A + B + C का। तो 5 1 6 7 6 13 को 3 में हाथ में लगा ले 1, 2 2 4 3 7 1 8, 83 आ गया। तो फिर से काउंट कर सकते हैं, 7 5 12 1 13, 2 2 4 3 7 1 8, 83 यूनिट कितने के बराबर है? यहाँ पर दिया है 33,200 के बराबर है।
33,200 के बराबर है। इसलिए कितने का मल्टीप्लाई होगा, 33,200 डिवाइड बाई 83 करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये तो फिर यहाँ से यूनिट आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू जो कि आ जाएगा कितना आ जाएगा 33,200 डिवाइड बाई 83 मल्टीप्लाई किसका करना है, क्योंकि पूछ रहा है सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना 31 है। ठीक है, सी का हिस्सा 31 है, तो 31 का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको आप निकाल लीजिए। तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो आएगा आपका 12,400 रुपये आएगा इसको हल करने पर। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काश a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, और दिया है सेक a इज इक्वल टू 2। देखिए कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3 है, तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं काश a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30 अंश का मान है, √3/2 30 अंश का मान है। कॉस से कैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अंश। इक्वेशन 1 हो गया। और इक्वेशन नंबर ऊपर में दिया है सेक a इज इक्वल टू 2, सेक a इज इक्वल टू 2, तो सेक कितने अंश का मान 2 है, सेक 60 अंश का मान 2 है। सेक 60 अंश का मान 2 है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अंश हो गया। तो आपको दिया है इक्वेशन नंबर 1 a माइनस बी इज इक्वल टू 30 अंश, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 माइनस b इज इक्वल टू a माइनस 30, a माइनस 30, a का वैल्यू कितना है 60 है, माइनस 30 करेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, a का b का माप पूछ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक मिश्र धातु में 40% चांदी है, 30% तांबा और 30% निकल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना चांदी मिलाना जाना चाहिए कि ताकि नए मिश्र में जो धातु का परसेंटेज है 50% हो जाए। तो नए मिश्र में धातु का परसेंटेज 50% करना है, मतलब आधा। तो इस तरह क्वेश्चन मान के करिए डायरेक्ट। आप मान लीजिए यक्स जो कि क्वांटिटी है आप मिला रहे हैं, या टोटल जो चांदी की मात्रा है, ये चांदी की मात्रा, यक्स बहुत ही आसान मेथड होता है, इससे भी कर सकते, बहुत ही आसान, एक ही सिंगल लाइन में करेंगे। तो आप बस पढ़ते हुए जाइए। देखिए चांदी की मात्रा को आपने मान लिया यक्स। तो देखिए सबसे पहले अब जो अभी करंट 25 किलोग्राम मिश्र धातु, इसमें चांदी की मात्रा कितना है, तो 25 किलोग्राम है, इसमें से चांदी की मात्रा कितना दिया 40%। तो 25 किलोग्राम का 40% निकाल लेंगे आप यहाँ से। ये तो करंट में चांदी की मात्रा हो गया। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि आपको कुछ मात्रा ऐड करना है। तो मान लीजिए आप यक्स मात्रा आपने यहाँ से ऐड कर दिया है। जब ऐड कर दिया है तो ऐड करने के बाद अब इसको अब बोल रहा है कि ऐड कर दिए हैं, तो आप जब ऐड कर रहे हैं तो अब इसको 50% के बराबर है। तब इसको परसेंट में बराबर करने के, तब इसको परसेंटेज में करने के लिए डिवाइड बाई टोटल किलोग्राम होना चाहिए, टोटल मिश्र धातु। तो 25 तो पहले था, प्लस ऐड करने के बाद हो गया। अब ये मिलकर कितना हो गया 50% चांदी, 50% चांदी के बराबर हो गया। ठीक है, ये भी परसेंटेज में हो गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया। यहाँ से क्लियर हुआ। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, 25, इसको कुछ भी नहीं करना। देखिए 25 किलोग्राम, रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है, 25 किलोग्राम आपका मिश्र धातु था, उसमें से 40% जो कि चांदी था 40% निकाल लिया। अब बोल रहा उसमें आपको कुछ मात्रा ऐड करना है, जो कि चांदी का मात्रा ऐड करना है, जिसकी वजह से 50% वो चांदी का मात्रा हो जाएगा टोटल में से। तो इसमें परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए टोटल जो जितना आपने चांदी रही है पहले मिश्र धातु, और उसमें चांदी ऐड करने के बाद टोटल लग गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, बराबर 50% के बराबर हो गया। अब यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं बहुत ही आसान मेथड से। ठीक है, तो हल करिए। 50% है तो 50% है, तो देखिए 50/100 बराबर 1/2 हो जाएगा, 1/2। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए 25 चौक को 100, 4 से कट गया तो 10 + x हो गया, 10 + x अपान 25 + x यहाँ पे हो गया, बराबर
अब यहाँ पे देखिए 50% है और यहाँ पे 100 है, तो 50/100 बराबर 1/2। अब यहाँ से x के वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 kg आ जाएगा। x इक्वल टू 5 kg आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, जो कि आरेख है। इसको आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान मेथड होता है। दिए गए दंड आरेख है जिसमें 2014 से लेकर 18 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यातों को दर्शाया गया। ग्राफ का अध्ययन करना है और नीचे के दिए गए प्रश्नों का बारे में बताना है। तो प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए, किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। तो इसको देखते हैं कौन से वर्ष में है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 4 में देखिए, तो 5 वर्षों में बी प्रकार की जो कारों का औसत निर्यात उसको देखते हैं। बी प्रकार के कारों का औसत निर्यात, तो बी देखिए कौन सा, ए वाला है जो ऐसे है, ए बी है, इसको ऐड कर लीजिए। तो 275 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 275 प्लस 325 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसका औसत निकालना, टोटल 5 वर्षों की बात है, डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, ऐड करिए। ऐड करेंगे देखिए 5 10 5 15, 5 में हाथ में लगा 1 हो गया, 7 5 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 और 21 हो गया, 21 1 22, 22 को 2, 21 1 22। इसको फिर से हम काउंट करते हैं। देखिए 5 तो हो गया, 5 5 10 5 15 को हाथ में लगा 1 हो गया, 7 5 12, 12 7 19, 19 2 21 1 22, ठीक है। कोई छूट तो नहीं रहा, 225 है यहाँ पे, देखिए 225 रहेगा, ये 225 है। 5 2 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, ठीक है। 275 250 200 275 और 325, ठीक है। ऐड करिए, 2 5 2 7 7 7 14 14 15 16 1 17 हो गया, 17 को 7 हाथ में लगा 1 हो गया, और इसको जोड़िए 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11 1 12, 1275 हो गया। डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 255 मिलियन हो गया, ठीक है। 255 मिलियन हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक प्रकार की कार के संबंध में जो कि देखना है कि ए प्रकार की कार के संबंध में कौन इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ए प्रकार के कार के संबंध में देखिए 2014 में देखिए 225 में कितना ज़्यादा है ए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। तो बी प्रकार के कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। तो ए प्रकार के कारों का निर्यात 5 वर्षों में देखना है और बी प्रकार के कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन। तो बी प्रकार के कारों का औसत निर्यात 255 मिलियन है, और तो 55 मिलियन कम किससे है, इसमें मतलब 200 किसका है, ए का 200 किसका है, इसको काउंट करिए। तो देखिए 2014 में ए का 200 है, तो यही राइट आंसर 2014 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए दंड आरेख में 2014 से लेकर 18 तक एक प्रकार की कारों का निर्यात को दर्शाना है। ग्राफ का अध्ययन करना है। 2014 से लेकर 2018 तक ए टाइप में लाखों कारों का निर्यात। इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 5 को कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे ऐड करें। 2014 से लेकर 2018 तक ए और बी टाइप जो कि हैं कारों का निर्यात के बारे में देखना है। 2014 से लेकर, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है, 2014 से लेकर 2017 में बी प्रकार के कारों के कुल निर्यात, और 2015 से 18। तो बी के विषय में देख लेते हैं। बी के विषय में 2014 से लेकर 17 के बीच में बी प्रकार के। तो बी प्रकार देखिए 2014 में कितना है, 225 प्लस 250 225 250 200 200 प्लस 200 के 75, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 950 आ जाएगा, मिलियन में आएगा, ठीक है। लाखों में है तो लाख इसको लिख सकते हैं। इसी तरह ए प्रकार में देखते हैं। एक प्रकार के कारों के कुल निर्यात से कितना परसेंट होगा। ए प्रकार के कारों का कुल निर्यात कितना है, इसको जोड़ दीजिए। 2015 से 18 तक 200 प्लस 150 प्लस 275 प्लस 175 प्लस 300, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 2015 से ही है
2015 सही लेना है तो ये 225 ये नहीं रहेगा, ये 200 नहीं रहेगा, ठीक है। तो 150, 275 और 175 300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 मिलियन लाख, ठीक है। अब पूछ रहा परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना परसेंटेज अधिक है बी, तो देखिए 950 है ये, और 900 है, माइनस करेंगे तो 50 मिलियन आएगा, बटे के किससे कंपैरिजन कर रहे हैं ये देखना है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं ए प्रकार के कार्यों से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ए प्रकार के कार्यों से कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या होगा, नीचे होगा वो, तो 900 ये हमेशा नीचे रहेगा, जिससे कंपैरिजन करते हो वो नीचे रहता है, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका 5.6%। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ उसी तरह का है। अब इसको आपको करना है, आरेख है, तो इसमें दिया है कि 180 रुपये से कम मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या और 190 रुपये से अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या कितना परसेंटेज है। तो 180 रुपये से कम, तो 180 रुपये से कम, इसके नीचे देखिए इसको ऐड कर लीजिए, और फिर 190 रुपये से अधिक, तो इसके ऊपर इसको ऐड कर लीजिए, 150, 105 और इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। इधर इसको ऐड कर लीजिए, इधर इसको ऐड कर लीजिए, और परसेंटेज निकाल दीजिए, ठीक है। परसेंटेज निकालेंगे तो जितना आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसका राइट आंसर जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त, देखिए इसको हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। जैसे ओ वृत्त हो गया, जीवा जो कि पी आर और क्यू एस है, पी आर और क्यू एस जो कि जीवा है, मान लेते हैं पी आर ए है, जीवा यही होता है जो केंद्र से छोड़कर दोनों वृत्तों के दोनों साइड को मिलाता है, पी आर और क्यू एस, ठीक है, पी आर क्यू एस। और बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा इसको आप इस ढंग से कर लीजिए, ठीक है, इसको फिर से ढंग से कर लीजिए, ये कुछ ऐसे इस तरह, क्योंकि हमको मिलाना पड़ेगा आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जो पी आर क्यू एस उत्पन्न होने पर टी बिंदु पे मिलते हैं, टी बिंदु पे तो कुछ ऐसे करके मिलाएंगे तभी तो, ये टी बिंदु मिल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसके अलावा पी क्यू एक व्यास है, पी क्यू एक व्यास है, तो समझो कि ऐसे इसको ऐसे बनाना है कि एक सेंटर से होकर गुजरे, एक सेंटर से, ये थोड़ा सा तभी गलत हो गया है, इसको हम और भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको आपको सेंटर से होकर गुजारना है, थोड़ा सा देखो कुछ बहुत अच्छा नहीं बिगड़ बना है, लेकिन ठीक है जो है आपको समझाने के लिए। क्लियर हुआ। तो पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू एक व्यास हो गया, और क्यू एस, ये यहाँ पे यस बिंदु है, ये ठीक है। इसके बाद देखिए एंगल आर ओ एस बराबर 42 अंश, आर ओ एस, ये ओ है, आर ओ एस, आर ओ एस इज इक्वल टू 42 अंश। देखिए ये जो दिया है 42 दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी टी क्यू, पी टी क्यू, इसका आपको फाइंड आउट करना है, इसका कितना होगा। तो देखिए सबसे आसान तरीका इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये कितना एंगल होगा, पी और एस को मिलाने पर, जो कि चूँकि ये पी और क्यू क्या है, एक व्यास है, तो पी एस टी बराबर कितना होगा, 90 अंश होगा, पी एस टी, पी एस, इसको आप मिला सकते हैं चाहे तो, पी एस टी बराबर 90 अंश, ठीक है, पी एस टी बराबर 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। पी एस टी इक्वल टू 90 अंश हो गया ये। इसके बाद देखिए कोड पी टी क्यू का मान पूछ रहा है, आपको पता है कोड एस पी टी, एस पी टी कितना हो जाएगा, हाफ कोड इसका हो जाएगा, हाफ कोड एस पी टी जो होगा, एस पी टी ये वाला जो कोड होगा इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो कोड एस पी टी इज इक्वल टू हाफ कोड, कोड आर ओ एस इक्वल टू 42/2 इज इक्वल टू 21 इसका हो जाएगा। तो एस पी टी यहाँ से आपको फाइंड आउट हुआ। जब एस पी टी फाउंड आउट हो गया तो त्रिभुज पी एस टी में देख लीजिए, पी एस टी में इसमें देखेंगे, इस वाला त्रिभुज में,
तो इस वाले त्रिभुज में देखिए तो एक तो 90 एंगल है, एक 21 है, तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एक 90 है, एक 21 है कोण, और PST फाइंड आउट करना, टोटल तीनों का कोण का जो योग है 180 अंश है। तो अब इसको कोण PST इक्वल टू कितना हो जाएगा, PST नहीं PTS, सॉरी इसको हम हटा देते हैं। कोण PTS इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 21 इक्वल टू जो राइट आंसर आएगा 69 आएगा, इसका राइट आंसर इसका 69 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो कि ओ वृत्त वाले केंद्र है जिसका व्यास, एक वृत्त बना लेता हूँ ओ, जिसका व्यास पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास मान लीजिए ये है कोई व्यास है, इसका व्यास कितना 20 सेंटीमीटर है, और टी वृत्त के बाहर एक बिंदु है, टी वृत्त के बाहर बिंदु है जो टी ए वृत्त की स्पर्श रेखा, टी मान लीजिए टी यहाँ पे कोई बाहर बिंदु है, टी स्पर्श रेखा ऐसे जा रहा है, तो ए हो गया, ए इतना कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको आप मिला सकते हैं। आपको पता है कि जब भी स्पर्श रेखा पर जो रेखा खींची जाती है ये 90 एंगल होता है। ठीक है, ये 90 एंगल होता है, ये 10 हो गया है, और टोटल व्यास आपको नहीं दिया, OT का लंबाई कितना दिया, OT बराबर ये दिया है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, OT इक्वल टू 26 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए इसमें आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, TA की लंबाई, टी ए यहाँ पे है, ठीक है, TA की लंबाई इसका मान पूछ रहा है। तो इसको कुछ भी नहीं करना, आपको पता है कि केंद्र से खींची गई जो त्रिज्या होती है संपर्क बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो OT स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, OT स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, तो OT स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, तो TA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो T बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान, इसको आप कर सकते हैं। 980 बॉडमॉस का यूज़ करके 35 इंटू 16 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसको आप हल करिए, तो इसको हल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही आसान मेथड से आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, बॉडमॉस में आप डिवाइड को यूज करेंगे, डिवाइड जब करेंगे तो 35 डिवाइड बाई 980 भागे करेंगे 35 का, तो इसका राइट आंसर आएगा 28 आएगा, मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, प्लस के 4 माइनस के, इसको देखिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे 2 इंटू 2 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई को छोड़िए, इसके पहले देखिए आपने भाग किया, भाग के बाद गुणा करना है, तो 28 गुणे 16 करेंगे, 28 गुणे 16 करेंगे, 16 8 128, 8 हो गया, 12 बचा, 16 दूना 32, 32 12 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, प्लस के 4 माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करने पे कितना हो जाएगा 448, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, इसका राइट आंसर कितना 448। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसको भी कर लीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, यश का मान पूछ रहा है, और उसका भुजा अगर ए का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। जो भी त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, अगर उसका यश फाइंड आउट करना होता है तो यश इक्वल टू होता है √3/2 इंटू ए होता है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, √3/2 इंटू 8 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में 7800 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 11,200 रुपये हो जाती है। तो दर ज्ञात करना है। कई मेथड से इसका यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप हल करना चाहते हैं, जो कि एलोबरेट मेथड थोड़ा सा होगा लेकिन हल करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता है। तो इस तरह क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है कि 11,232 रुपये हो जाता है 5 वर्षों में। तो 5 वर्षों में, तो आपको पता है जब भी आप निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो ए इक्वल टू या मिश्रधन इक्वल टू ए इक्वल टू P1 + R/100 होता है। R का मतलब रेट हो गया 5 वर्षों का, बटे के डिवाइड कर दीजिए, जैसा कह रहा है वैसे करते रहिए, बस डिवाइड करेंगे
तो 3 वर्षों का निकालिए, 3 वर्षों का हो गया 7800 रुपये हो जाएगा। 3 वर्षों के लिए P1 + R/100 पावर के 3। देखिए 3 से माइनस हो जाएगा, जब भी डिवाइड में होता है तो माइनस हो जाता है, 5 - 3 = 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 36/25 आ जाएगा। ठीक है, इसको कट कर दिए, 36/25 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 + R, P से P तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + R/100 पावर के पास 2 हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा, यहाँ से 2 को हटा दीजिए, तो यहाँ पे 6/5 = 1 + R/100। तो अब देखिए R/100 = कितना हो जाएगा, 6/5 + -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/5 बचा, तो 1/5 हुआ, तो R = कितना हो जाएगा, 100/5 = 20% आ गया आंसर। रेट कितना हुआ, 20%। क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा था, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, 12 देखिए, एक वर्गाकार मैदान है और बोल रहा है इसकी जो चौड़ाई है, पथ की चौड़ाई है 4.5 मीटर है। तो देखिए एक वर्गाकार मैदान है, इसको देखिए थोड़ा सा और अच्छा ढंग से बनाते हैं, वर्गाकार बना लेते हैं। ठीक है, वर्गाकार मैदान है, इसके पथ की चौड़ाई कितना है, 4.5 मीटर। इधर है 4.5 मीटर, इधर है, चारों तरफ से 4.5 मीटर है। कुछ इस तरह के शेप बना है। अब बोल रहा है कि अगर आप मान लीजिए छोटे वाला को x मान लीजिए, तो बड़े वाला कितना हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा पाथ के। इसके बाद बोल रहा है कि 105.75 मीटर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल है जो पथ का चौड़ाई दिया है, और 100 रुपये प्रति मीटर की दर से पथ का बाड़ लगाने का व्यय कितना होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो पथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पथ का क्षेत्रफल बराबर सबसे बड़ा वाला में से x + 9 वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, a² होता है, तो बड़े का वर्ग का स्क्वायर माइनस के छोटे का वर्ग का स्क्वायर x²। ठीक है, यही तो होता है। और = कितना हो गया, 100, जो पथ का क्षेत्रफल है 105.75 हो गया। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको हल करिए, x² + 9 दूना के 18x + 9 9 81 हो जाता है, माइनस के x² = 105.75। तो x² से x² कट गया, 18x + 81 हो गया, तो 18x = 105.75 माइनस 81 जब करेंगे, x = कितना आएगा वैल्यू, x = 1.375 x की वैल्यू आएगा। जब x की वैल्यू 1.375 आ गया, तो पूछ रहा है 100 मीटर प्रति मीटर की दर से, 100 रुपये प्रति मीटर की दर से पथ पर बाड़ लगाने का व्यय कितना होगा। पथ पर बाड़ लगाने का तो मतलब देखिए चारों तरफ से आपको लगाना बाड़, मतलब इस तरह चारों तरफ से, 1 मिनट, चारों तरफ से बाड़ लगाना है। ठीक है, इसका आपको मिल गया 1.375, 1.375 हो गया। तो टोटल परिमाप कितना हो जाएगा, भुजा × 4 होता है, 4 × 1.375 होता है। अब बोल रहा है कि प्रति मीटर की दर से 100 रुपये लगता है, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। ठीक है, 550 रुपये। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 10%, 8% बढ़ाया जाता है, 10% घटाया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज होगा। तो देखिए लंबाई चौड़ाई कितना होता है, लंबाई × चौड़ाई यही होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो बोल रहा है आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज होगा। इसको कई मेथड से कर सकते हैं। देखिए सबसे आसान मेथड आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपको परसेंटेज ही पूछ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप मान लेंगे परसेंटेज में जो चेंज होगा, परसेंटेज में चेंज होगा, चेंज इन परसेंटेज = आपने पढ़ा होगा कि जब भी चेंज होता है इस तरह का चीज, a + b जो भी होता है a + b × AB/100 होता है। तो a क्या है, पहले बोल रहा है कि जो लंबाई है बढ़ रही है, तो 8% बढ़ रहा है, तो 8% आप यहाँ पर लिख दीजिए, 8%। माइनस के 10% घट रहा है, 10% घटा दीजिए। फिर प्लस AB होता है 8 × माइनस के 10/100 हो गया। तो 8 में से 10 गया, कितना बचा, माइनस के 2, तो परसेंटेज A हो गया। फिर माइनस 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 से काटिए, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 4/5 हो गया।
5/40 यहाँ से हो गया, ठीक है। तो मतलब कितना माइनस हो रहा है, माइनस के 2.8%। ये आपका माइनस का मतलब हो गया कमी हो रही है, ठीक है, ठीक है, यही है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ भी नहीं, इसको भी आप देख लीजिएगा। एक ऊर्ध्वाधर खंभा और ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन के एक ही तल पर है, ठीक है, और खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और बोल रहा है कि टावर के तल का जो अवनमन कोण है 30 अंश है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना। देखिए, मान लीजिए एक पोल है, ऊर्ध्वाधर खंभा है जिसका ऊंचाई मान लीजिए h है। तो ऊर्ध्वाधर खंभा आप एक बना लीजिए, एक खंभा हो गया, इसका ऊंचाई h है। अब बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर मीनार जो है, सामने ऊर्ध्वाधर मीनार है, जमीन के एक ही तल पर इस प्रकार है कि खंभे, मान लीजिए इधर सामने मीनार है, ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। खंभे के शीर्ष से अगर लिया जा रहा है तो मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है कितना अंश है, इसको आप डॉट कर लेते हैं, ये है 60 अंश। ये खंभा है, ये क्या है, मीनार है, ठीक है, शिखर से 60 अंश हो गया। और बोल रहा है टावर के तल से, ये टावर है, टावर के तल का जो अवनमन कोण है 30 अंश है। मीनार के तल का जो अवनमन कोण है यहाँ से ये कितना दिया है, 30 अंश दिया है, ठीक है। जब ये 30 दिया है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, ये 30 अंश होगा। ये टोटल डिस्टेंस को आप मान लीजिए, जो दूरी है खंभे से और मीनार की दूरी x किलोमीटर, x मान लिए है, और ये h मीटर है, ठीक है। अब इसको आप हल कर सकते हैं आराम से। और इसमें दिया है कि जो मीनार की टोटल ऊंचाई कितना है, 76 सेंटीमीटर है, टोटल 76 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 76 सेंटीमीटर है। तो आप इसको मान सकते हैं, देखिए ये तो हाइट h है, खंभे के बराबर है, तो ये कितना हो गया, 76 माइनस h हो गया। अब इसमें फाइंड आउट करने में क्या दिक्कत है भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है। त्रिभुज में ले लीजिए, अब इस वाला त्रिभुज में हल कर दीजिए इसको, ठीक है। यहाँ से आपको मिल सकता है, ये भी x हो गया, देखिए यहाँ पे आप tan थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। tan 60 अंश बराबर 76 माइनस h/x इक्वल टू tan 60 अंश मान कितना हो गया, इस वाला त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, √3 हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं √3x इक्वल टू 76 माइनस h, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। इसी तरह दूसरे त्रिभुज में देखिए, इस वाला त्रिभुज में, ठीक है, इसको हल करिए। इस वाला त्रिभुज में देखेंगे ये 30 अंश है, ये h है, ये x है, tan 30 अंश इक्वल टू h/x, तो 1/√3 इक्वल टू h/x। यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू √3h, कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, √3 इंटू एक्स की वैल्यू हो गया √3 इंटू h बराबर 76 माइनस h, तो 3h इक्वल टू 76 माइनस h हो गया। ये h इधर आएगा तो 4h हो जाएगा, 4h इक्वल टू 76, तो h इक्वल टू 76/4 इक्वल टू 4 एकम 4, 3 4 9 36, 19 हो गया। तो h की वैल्यू कितना आ गई, 19 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, 19 मीटर। अब पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई, और खंभे को h हमने माना है, तो यही राइट आंसर हो गया। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। 23 मीटर लंबा एक खंभा है, एक खिड़की तक पहुंचता है। मान लेते हैं एक खिड़की है ए और बी, 23 मीटर लंबा खंभा जो कि इस तरह पहुंचता है, ठीक है। ये कह रहा है एक खंभा है, एक खिड़की है जो कि इसका ऊंचाई कितना है, 3√5 है। अब बोल रहा सड़क के एक तरफ है, वहीं पर सड़क के एक बिंदु जो है एक ही बिंदु पर अपना पैर रखते हुए पोल को गली की दूसरी तरफ घुमाया जाता है। अब इस पोल को इधर घुमाया जाता है, मान लीजिए इधर तो हो गया, अब इस साइड घुमाया जाता है पोल को।
तो इधर घुमाया जाता है तो वो पोल के दूसरी तरफ घुमाया तो वह 4√15 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच सकता है। तो मान लीजिए कुछ इतना दूरी पर, कुछ इतना, इसका ऊंचाई ज़्यादा है, 4√15 है। अब इसकी खिड़की तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे कुछ और एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ और एंगल बना, ठीक है। अब इसको मान लीजिए, और गली की चौड़ाई पूछ रहा है, टोटल ये पूछ रहा है, x मान लीजिए, कोई बात नहीं, जैसे बोल रहा है वैसे कर लीजिए। और दिया है क्वेश्चन 23 मीटर लंबा खंबा है, ए बी 23 बराबर, ए बी 23, खंबा तो बराबर ही रहेगा। पहले एक इक्वेशन से यहाँ से इसको हल कर लीजिए। इस वाला त्रिभुज को जब हल करेंगे, ए बी यहाँ पर ओ मान लीजिए, ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, त्रिभुज ए हल करेंगे। देखिए इसको चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं, क्योंकि ये 90 एंगल है। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो 23 का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका आ सकता है AO स्क्वायर, AO स्क्वायर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब इसको हल करिए, जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, A इक्वल टू डायरेक्ट देखिए 22 आ जाएगा AO का, इसका मतलब 22 A हो गया। इसी तरह इसमें हम लगा सकते हैं, ये भी 90 एंगल है तो इसमें भी लगाइए। इसको मान लीजिए, कुछ मान लीजिए XY मान लीजिए, त्रिभुज XOY में, ठीक है। इसमें जब हल करेंगे आप तो 23 का स्क्वायर माइनस 4√15 का होल स्क्वायर इक्वल टू OY का स्क्वायर। तो OY को जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, OY को जब हल करेंगे तो आ जाएगा 17 मीटर। अब पूछा टोटल x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 22 + 17 इक्वल टू 39 मीटर, ये राइट आंसर हो गया। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। एक्स वाई जेड क्रमशः 46, 92 दिन और 23 दिन में कोई काम को करते हैं। 46, 92 और 23 दिन में किसी काम को करते हैं। इसका तुरंत एलसीएम लीजिए, 92 एलसीएम आएगा। इसका एक्स का एक दिन का काम 2 यूनिट आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई का एक दिन का काम 1 यूनिट, और जेड को जब करेंगे 92 डिवाइड बाई 23 करेंगे तो इसका जेड का एक दिन का काम आ जाएगा 3 यूनिट। एक्स वाई जेड तीनों का एक दिन का काम आ गया है। अब बोल रहा है यक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ गया, और जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है, सबसे पहले यक्स ने काम किया है। यक्स ने क दिन तक काम किया है, यक्स ने काम किया और 2 दिन तक काम किया, तो यक्स का 2 दिन का काम कितना हुआ, 2 × 2 = 4 काम यहाँ पे यक्स कंप्लीट कर लिया। बोरा अगले 6 दिनों तक यक्स और वाई एक साथ काम करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद वाई जुड़ जाता है और 6 दिनों तक चलता है। 2 दिन तो पहले कर लिया है तो 6 दिन तक ही किया, तो यक्स प्लस वाई जो कि अगले 6 दिनों तक काम करता है। तो 2 1 3 इसका क्षमता हो गया एक्स और वाई का। 3 × 6 = 36 18, टोटल 22 काम यहाँ से इसने कर लिया। तो शेष काम जो बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, टोटल 92 है, उसमें से 22 माइनस करेंगे तो बच रहा है 0। 70 काम शेष बच रहा है, 70 काम शेष बच रहा है। पूछ रहा है कि और जेड जो कि 8 दिनों के बाद जुड़ता है, तो यक्स ने कितने दिनों तक कार्य किया। अब देखिए यक्स वाई जेड तीनों ही काम कर रहे हैं। कितने काम करना, 70 दिन, 70 काम करना, तो एक्स वाई जेड तो तीनों मिलकर काम करेंगे। तीनों का यूनिट कितना हुआ, 3 2 5 1 6 यूनिट है। 70 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। 6 कैसे होगा, 23 चौक यहाँ पे 4 होता है, देखिए ठीक है। 70 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 10 दिन तक एक्स वाई जेड काम किए हैं तीनों मिलकर यहाँ पे। तो जिसमें से तो अब टोटल पूछ रहा है यक्स, तो यक्स तो शुरू से ही लगा है, तो यक्स का जो काम होगा, यक्स ने कितने दिनों तक काम किया है। तो देखिए यक्स पहले 2 दिन इधर किया, 6 दिन इधर, 6 2 8 ही हो गया, 10 दिन तक ये किया, तो 2 + 6 + 10 = टोटल 18 दिन तक का काम किसने किया, यक्स ने किया। तो आई होप इसमें क्लियर हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। 8√3 sin 30 × 10
60 अंश माइनस 3 कास 0 अंश प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस 2 कास स्क्वायर 30 अंश। इसको हल करना है, बस वैल्यू पुटअप करना है। 8√3 इंटू साइन 30 अंश का मान कितना होता है? साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, प्लस इंटू है टेन साइन अंश का मान √3 होता है। अब इसी तरह इसको हल कर रहे हैं, माइनस 3 कास 0 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। फिर तीसरा वाला को हल कर रहे हैं, 2 कास स्क्वायर फिर उसके बाद देखिए इसको हल हो गया, ये हो गया। फिर 3 साइन स्क्वायर 45 है, 3 साइन स्क्वायर 45 है, 3 साइन स्क्वायर 45 में 3 साइन स्क्वायर 45 में 1/√2 का स्क्वायर। फिर लास्ट में बच रहा है 2 कास स्क्वायर 30, कास स्क्वायर कास 30 अंश का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इसको हल करना है। अब क्या करना, सिंपली ये देखिए 3 2 से 4 कट गया, 4 3 12 हो जाएगा, इसका माइनस 3 हो जाएगा, प्लस के 3/2 हो जाएगा। इसी तरह सेम 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है 3/2। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत गति से और अगला 315 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से चल रही है, तो पूछ रहा है पूरी यात्रा को करने में कितना औसत गति होगा। तो इस तरह के देखिए औसत गति को एवरेज अगर आप स्पीड निकाल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटे का टोटल टाइम टेकन होता है। 275 जो कि जा रहा है, 275 बटे के 300 प्लस 315 टोटल डिस्टेंस हो गया। अब पूछ रहा है टोटल टाइम कितना ले रहा है, तो टोटल टाइम पहला जो ले रहा है 275 जाने में ले रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरा है 315 किलोमीटर जाने में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तो इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा राइट आंसर। ऊपर देखिए कितना हो जाएगा, 5 5 0 7 1 8 1 9 3 2 5 1 3 2 5 590 हो गया। इसको हल करेंगे तो 1 शून्य यहाँ पे हो जाएगा, 5 से कटेंगे तो 5 5 25 .5 5.5 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 शून्य यहाँ पे हो जाएगा, 7 से काटे 7 लेके 7 चौक 28 28 3 31 7 5 35 4.5 हो गया। अब इसको हल नहीं कर सकते हैं, 590 बटे के 5 5 10 5 4 9 1 10 हो गया, सीधे आ गया 59 इसका राइट आंसर हो गया। 59 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर। क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 19 को भी देख सकते हैं। इसको हल करने के लिए देखिए दिया है 4x + 2y का होल क्यूब प्लस 4x - 2y का होल क्यूब बराबर 16ax³ प्लस bxy स्क्वायर। तो पूछ रहा है √a² प्लस b² इंटू 1/2 इसका वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान से, बस इसको तोड़ते हुए चले जाइए, तोड़कर इसको हल कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कंपैरिजन कर दीजिएगा, ठीक है। इस तोड़ेंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, इससे कंपैरिजन करके आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 108 124 और 156 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्रदान करे। तो इसका देखिए तीनों का एलसीएम निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या अलग अलग करके, या तो एक और मेथड है, इनको सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 124 में से 108 गया, इसका 16 हुआ, 156 में से 24 गया, कितना बचा, 32 बचा, ठीक है। तो 32 और 16 का जो, और इसके बाद देखिए 108 और 156 का भी निकाल दीजिए, इसका आ जाएगा 48। तो 16 32 48 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, कौन सा ऐसा जो वैल्यू है जो तीनों को कट करे, तो वो है 16। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 ही इसका राइट आंसर है। इसको आप हल कर सकते हैं, ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो कुछ भी नहीं करना है, लागत मूल्य को बराबर कर दीजिए, ठीक है। CP बराबर CP, CP1 CP2 दोनों केस में बराबर कर दीजिए, ठीक है, या ठीक है। तो 832 रुपये में बेच रहा है,
तो अर्जित लाभ जो कि उस वस्तु के, तो लागत मूल्य मान लीजिए आप यहाँ पे क्या है, आपने मान लीजिए ए रुपया लागत मूल्य है, तो 832 रुपया में बेच रहे हैं, तो 832 में से जो सीपी नहीं रहेगा, गलत है, ठीक है। तो 832 में से आपने लागत मूल्य को घटाया, तो ये जो आया है इसका लाभ आया है। ये जो लाभ बराबर हो रहा है, ये लाभ बराबर हो रहा है किसके बराबर, 448 रुपये में बेचने में हुई हानि को। तो जाहिर सी बात है लागत मूल्य ज़्यादा हो गया, इसमें लागत मूल्य ज़्यादा हो गया, तो इसमें से 448 माइनस करेंगे तो इसका जो हानि है ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से इसको दोनों को हल कर दीजिए, तो 832 प्लस 448 इक्वल टू 2a। 8 4 12, 4 3 7 1 8 और 8 4 12, 1288 बटे के 2 बराबर a हो गया। हल कर दीजिए इसको, 640 हो गया, 8 4 12, 832 और 448 है ना, तो एक जुट जाएगा ना, 8 2 10 हो जाएगा और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 1280 बराबर a बटे 2 बराबर a हो गया। तो यहाँ से देखिए a का मान आ गया 640। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 10% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% की हानि पर, ये लागत मूल्य हो गया, तो 640 गुणे 10% की हानि को मतलब 90 बटे के 100 कर दीजिए। दैट्स राइट आंसर। काट दीजिए, 2 शून्य 2 6 9 54 को 4, 6 9 54 को 4 हाथ में लगा 5 हो गया, 9 6 को 54, 54 5, देखिए 9 4 9 36 को 6 होता है, सॉरी 4 9 36 को 6 हाथ में लगा 3 हो गया और 6 9 54, 54 3 57, ये इसका राइट आंसर 575 रुपया है, 576, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 23 को देखिए, एक क्रिकेट खेल के 10 ओवर में रन रेट जो कि 7.2 था, 10 ओवर में 7.2 रन था। 7.2 मतलब कुल मिलाकर कितना रन हो गया, एक ओवर में 7.2 है, तो 10 ओवर में कितना हो गया, 10 ओवर में रन 7.2 इंटू 10 बराबर 72 रन हो गया 10 ओवर में। अब बोल रहा है कि 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 40 ओवर में कितना औसत रन रेट होना चाहिए। तो मतलब इसको 10 ओवर में 72 रन है, 272 बनाना है, तो 272 में से 72 माइनस करिए, तभी देखिए कितना रन बनाना है, मात्र 200 रन बनाना है। अब ये 200 रन कितने ओवर में बनाना है, 40 ओवर में, तो डिवाइड कर दिए 40 से, 4 5 20, मतलब पर ओवर जो कि ओवर प्रति रन जो कि बनेगा, रन रेट ओवर प्रति रन जो कि बनना चाहिए वो है 5 रन प्रति ओवर, ठीक है, 5 रन प्रति ओवर, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, 500 से लेकर 650 तक दोनों को मिलाकर ऐसे कितनी संख्याएं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाजित हैं, इसको देखना है। देखिए इसको हल करिए। देखिए हल करने के लिए आपको एक तरीका है, सबसे सिंपल है। अगर मान लीजिए 500 के अंडर में देखना है कि कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं, देखिए 3 से विभाजित को देखिए, डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 6 18, फिर 3 6 18, मतलब 166 ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित होगी, ठीक है। ये 500 और 650 तक, 650 डिवाइड बाई 3 करिए, 3 दूना के 6, 3 एकम 3, 3 6 18, 216 ऐसी संख्या जो 650 के नीचे 216 ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित होंगी। तो 500 और 650 में जो 3 से विभाजित संख्याएं हैं उसको निकालने का तरीका यही हुआ कि 216 में से 160 घटा दें, 166 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 11 में 6 गया 5, टोटल 50 संख्याएं ऐसी जो 3 से विभाज्य होंगी, जो कि 500 और 650 के बीच में है। इसी तरह 7 से विभाज्य निकालना है, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य कितना होगा, 500 डिवाइड बाई 7 करेंगे और 650 डिवाइड बाई 7 करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो मात्र 21 आएगा, ठीक है, 21 आ जाएगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, दोनों को मिलाकर ऐसी कितनी संख्या जो न तो 3 से विभाज्य न ही 7 से विभाज्य है।
इसी तरह आप 21 से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 21 से निकालेंगे, 21 विभाज, सेम वही प्रोसेस करना है आपको, मात्र 7 आएगा। तो 500 और 650 के बीच में ऐसी संख्याएं जो 3 और 7 से विभाज्य हैं वो हैं, देखिए 50 + 21, और देखिए 3 और 7 21 है ना। अब 21 जो हम लोग विभाज्य किए हैं वो 7, जाहिर सी बात है 3 में भी है 7 में भी है, वो इसको माइनस कर देंगे, बराबर जो 64 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 और 7 से विभाज्य होंगी, ठीक है। 3 और 7 से विभाज्य होंगी जो 64 संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन क्या बताना आप देखिए। अब इसके अलावा देखिए 500 से और 650 तक की इतनी कुल संख्याएं कितना है, 650 - 500 + 8 करते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा होता है, उसको बोलते हैं 151। ये टोटल संख्याएं जिसमें से 64 जो कि 3 से विभाज्य हैं, और जो शेष बच रहा है, जो शेष जो बचेगा वह 3 से विभाज्य नहीं होगा, यही तो है। तो 151 में से 64 माइनस कर दीजिए, 11 में से 4 गया, 7 बचा, और 11 में से 4 गया 7 बचा, यहाँ पे बचा 14, 14 में से 6 गया 8। तो मतलब 87 ऐसी संख्याएं जो न ही 3 से विभाजित है न ही 7 से विभाजित है। अब देखिए फाइनल 25वां क्वेश्चन है, इसको आप हल करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आपको वैल्यू पुटिंग से आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये जो प्रैक्टिस सेट टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम लोग और भी अच्छे सेशन को लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए आज से हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर का जो CGL का पेपर है, ठीक है, सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले 2022 का टायर 1 का सारे क्वेश्चन को करेंगे, फिर 2022 के बाद जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ, लेटेस्ट एग्ज़ाम, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। अब जो न्यू आएगा, ठीक है, उसको हम लोग अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट CGL का टायर 1 का 11 अप्रैल 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए कितने हज़ार रुपये पे किया, 5,625 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने फ़ोन के लिए कितने में भुगतान किया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चनों को देखिए बेसिक मेथड से भी लगा सकते हैं, तो मान कर लगा सकते हैं, या तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको ऐसा समझ के चल रहे हैं कि आपको बेसिक आइडिया होगा। तो हम प्रैक्टिस सेट जो करा रहे हैं इसको हम x मान लीजिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो ए के द्वारा मोबाइल फ़ोन है उसका दाम है, लागत मूल्य x रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर ए के द्वारा, यहाँ पर देखिए इसको पेन से ले लेता हूँ, तो ए के द्वारा जो लागत मूल्य है, ये पहला क्वेश्चन है, लागत मूल्य है, आपने मान लिया कितना है, x रुपया। अब जैसे से क्वेश्चन कर रहा है बस वैसे वैसे करते हुए चले जाइए। तो ए ने बी को 25% के लाभ पर बेच दिया, तो x रुपये ए का दाम है, तो उसको बी को कितने रुपए में बेचा, 25% के लाभ पर। जब भी लाभ में जोड़ते हैं तो 100 में ऐड कर देते हैं, तो 100 + 25 मतलब 125 अपान के 100, ठीक है। तो 25% लाभ पर बेच दिया है, तो अब ये इतना बी के पास हो गया है, ठीक है। अब बी ने इसको क्या किया है, सी को बेच दिया है, लेकिन सी को बेचा है 10% के हानि पर बेचा है। 10% की हानि मतलब 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाए, 90 अपान 100, ठीक है, इक्वल टू, अब ये टोटल प्राइस, अब ये सी को इतना रुपये में मिला है, तो टोटल प्राइस कितना भुगतान किया था सी ने, 5,625। यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 25 से काटिए, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ठीक है। 5 × 5 = 5, 5 दूना के 10 हो गया। देखिए अब यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अपार्टमेंट 9 हो जाएगा। तो यक्स का यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 4 दूना के 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, करेक्टली आ जाएगा 5,000 रुपये। देखिए इसको आप कैसे पता चलेगा 9 से कट रहा है कि नहीं,
इसको ऐड करिए, 6 5 11 2 13 13 5 18, तो 18 डिवाइड बाई 9 करें तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 9 से डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है 9 से इसको काट कर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5000 रुपये आएगा। तो एक्स की वैल्यू 5000, तो यही एक्स ही क्या है, एक ही लागत मूल्य है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, चलते हैं 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि साइन स्क्वायर 23 अंश इंटू कास 67 प्लस सेक 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 70। फिर प्लस में है, देखिए सेम चीज़ है, तो बस थोड़ा सा वैल्यू अंतर है। कास 23 अंश इंटू साइन 67 अंश प्लस कोसेक 52 इंटू कॉस 38 अपान में कॉस स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 70। इस तरह क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना, आप बस चेंज करते हुए चले जाइए। देखिए तो डायरेक्ट हम लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए साइन 23 को साइन 23 ही रहने दीजिए, कॉस 67 को आप चेंज कर दीजिए, लिख सकते हैं कॉस 67 को 90 माइनस 23 लिख सकते हैं, तो 67 तो हो ही गया, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बात नहीं। प्लस में फिर देखिए सेक 52 है, यहाँ पे 52 है तो यहाँ पे 52 ही रहने दीजिए, या तो इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, क्या है सेक 52 इंटू साइन 38 है, तो सेक को लिख सकते हैं आप सेक 90 माइनस 38 इंटू साइन 38, तो साइन 38 को रहने दीजिए, अपान में कोसेक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 70, इसको रहने दीजिए। ये पहला पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट है। इसके बाद प्लस में दूसरा पार्ट का, इसको देखिए दूसरा पार्ट को भी ऐसे चेंज कर दीजिए। देखिए कॉस 23 रहने दीजिए, साइन 67 को 67 क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस में क्या है कोसेक है, तो यहाँ पे कोसेक 90 माइनस 52 को 90 माइनस 38 लिख सकते हैं इंटू कॉस 38। ठीक है, अब टोटल के अपान में कितना है कोसेक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 70। ठीक है, अब इसको हम इस वाले पार्ट को हल करते हैं, फिर इसको दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, चाहे तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर नहीं, साइन ओनली है। देखिए यहाँ पे साइन 23 है, यहाँ पे कॉस 90 माइनस 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 23 हो जाएगा, क्योंकि जब भी 90 पे होता है या 270 पे होता है तो वैल्यू जो होता है कास का साइन हो जाएगा, साइन का कास का साइन हो जाएगा, फिर वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, आप याद करने का तरीका ASTC, मतलब यहाँ पे जो पहले कोऑर्डिनेट में रहेगा सभी पॉजिटिव में रहेगा, ऑल में यस में साइन और कॉस साइन और कोसेक पॉजिटिव में रहेगा, टी से देखिए यहाँ पे टेन कोट तृतीय कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव रहेगा और फोर्थ में रहेगा कोस और सेक। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे देखिए साइन 23 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 23 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 23 हो जा रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं। प्लस में देखिए सेक 90 माइनस 38 इंटू साइन 38, सेक 90 माइनस 38 तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा ये कोसेक हो जाएगा। ठीक है, कोसेक 38 इंटू साइन 38। क्लियर हुआ कि नहीं आपको। इसके अपान देखिए अपान में कितना है कोसेक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 70। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको प्लस में इसको हल करिए, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक, देखिए दूसरा पार्ट है ना, देखिए कॉस 23 हो जाएगा, कॉस 23 इंटू साइन 90 माइनस 23 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए कॉस 23, यहाँ पे साइन 90 माइनस 23 इक्वल टू कॉस 23 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 23 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। प्लस में यहाँ पे देखिए कोसेक 90 माइनस 30 है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक 38 इंटू कॉस 38 डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 70। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोसेक 38 इंटू साइन 31 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचा, या एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, आप एलसीएम यहाँ पे ले लीजिए। देखिए एलसीएम भी ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का एलसीएम कोसेक स्क्वायर
20 माइनस 10 स्क्वायर 70, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 23 है, साइन स्क्वायर 23, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 23, दोनों देखिए दोनों का हर जो एलसीएम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 23 इंटू कास प्लस कास स्क्वायर 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। प्लस में देखिए यहाँ पे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, कोसेक 38 इंटू साइन 38 इक्वल टू 1, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस के सेक 38 इंटू कॉस 38, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 अपान, और एक चीज़ और देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर 70 माइनस क्या है, कोसेक स्क्वायर 20 माइनस 10 स्क्वायर 70, ठीक है। तो देखिए इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी चेंज कर, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, कोसेक को चेंज कर दीजिए, कोसेक को चेंज कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, या कोई भी एक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको चेंज करिए, चेंज करके फिर इसको क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 70 है, तो 10 स्क्वायर 70 को चेंज कर दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 20 माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को मैं पूरा ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, 10 90 माइनस 20 लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 90 माइनस 20 इज इक्वल टू वही हो गया, सेम चीज़ है, तो 3 अपान कोसेक स्क्वायर 20 माइनस 10 को क्या हो जाएगा, 90 है तो चेंज हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 20, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, तो 3 अपान 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। आंसर क्या आएगा, 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वैल्यू चेंज करते हुए चले जाना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 है, देखिए, ठीक है, इसका आंसर 3 है। पहले वाला का आंसर आपको पता है 5000 है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, बहुत फास्ट वे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एक मोटर बोट जिसकी गति शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगती है। यदि शांत जल में नाव की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दिया जाए तो उसके धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न के अनुसार जैसा कह रहा है वैसा करते जाइए। देखिए 24 किलोमीटर जा रहा है, 24 किलोमीटर जाने में समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने की तुलना में 30 मिनट अधिक लगता है, ठीक है। 30 मिनट इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 30 मिनट को आप चेंज कर सकते हैं, 1/2 आवर हो सकता है, 30/60। तो देखिए 24 किलोमीटर है तो समय बराबर कितना होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे के चाल होता है। तो 24 किलोमीटर बटे के चाल कितना है, आपने मान लिया कि शांत जल में 20 किलोमीटर में, तो मोटर बोट की तो यहाँ पे दे दिया, मोटर बोट जो है दिया है उसका धारा या उसका चाल दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, और आप मान लीजिए यस जो है धारा की गति है, यस जो है धारा की गति हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल दूरी है, तो दूरी बटे के क्या होता है, चाल होता है। चाल कितना दे रहा है यहाँ पे, पहले आप जा रहे हैं 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा रहे हैं, ठीक है, धारा के अनुकूल जा रहे हैं 24 किलोमीटर, फिर धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए धारा के अगर प्रतिकूल जा रहे हैं तो 20 माइनस प्रतिकूल जा रहे हैं, 20 माइनस क्या हो जाएगा, धारा की गति माइनस हो जाएगी, फिर माइनस में नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आधा घंटा समय क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। अगर आप अनुकूल जा रहे हैं और उसके बाद प्रतिकूल जा रहे हैं, दोनों का डिफरेंस जो है बोल रहा है जाने में आधा घंटा समय अधिक लेता है अनुकूल, तो ठीक है। तो 24 अपान 20 माइनस एस इज इक्वल टू माइनस में फिर 24 दूरी हो गया, 20 अपान यस इज इक्वल टू हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हल करिए तो यहाँ से यस की वैल्यू आप फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है, 1/2 आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 400 माइनस यस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए 24 इंटू 400 नहीं होगा, यहाँ पे मैं इसको 24 इंटू
20 प्लस यस, ठीक है, माइनस 24 इंटू 20 माइनस यस, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप हल करिए तो देखिए 480, 24 दुना के 48, 480 हो गया, प्लस के 24s हो गया, माइनस के 480 माइनस में हो गया, ठीक है, प्लस को 24s अपान 400 माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। जब यहाँ से हल करेंगे तो यस की वैल्यू कितना आएगी, 4 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है। जब 4 किलोमीटर पर आवर आ गई तो अब क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, यदि शांत जल में नाव की गति में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दिया जाए, तो ये देखिए यस की जो वैल्यू आई है नाव की गति आई है, अब बोल रहा है कि इसमें 2 किलोमीटर प्रति वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी किसमें नाव की शांत जल में नाव की गति में 2 किलोमीटर, नाव की गति कितना है, नाव की गति आपने यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलो नाव की गति में क्या बोल रहा है, यदि शांत जल में नाव की गति में 2 किलोमीटर की वृद्धि कर दिया जाए तो नाव की गति में वृद्धि कर दिया जाए, ठीक है। तो नाव की गति देखिए क्या हो जाए, नाव की गति में वृद्धि किया जाए तो 20 पहले है, 2 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। जब वृद्धि करेंगे तो अगर शांत जल है तो उसमें अगर उसके अनुकूल जा रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, इसको बोल सकते हैं अनुप्रवाह, अनुप्रवाह गति अगर देखा जाए तो 20 तो नाव की चाल हो गई, प्लस के 4 जो है आपने निकाला अभी, इस नाव की चाल नहीं है, ये धारा की चाल है, ठीक है, धारा की चाल 4, तो टोटल कितना होगा 26 किलोमीटर पर आवर हो गया, अनुप्रवाह गति हो गया। उसी तरह सेम 2 किलोमीटर वृद्धि के बाद जो प्रतिकूल गति क्या हो जाएगी, प्रतिकूल गति क्या हो जाएगा, 22 माइनस 4 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ। तो 18 कैसे आया, और इसको पेन का कलर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर आया, यहाँ पे 26 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। अनुप्रवाह गति कितना है 26 किलोमीटर पर आवर, और वहीं पर प्रतिकूल गति कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। तो अब जैसे जैसे कर रहा है क्वेश्चन करते हुए चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक, 39 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना, तो धारा के अनुकूल कितना है 39 किलोमीटर जाना है, तो दूरी बटे क्या होता है चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। देखिए दूरी तो आपने निकाली 39 और चाल कितना है 26 किलोमीटर पर आवर, प्लस में देखिए टोटल डिस्टेंस है कितना 30 किलोमीटर, प्रतिकूल में जा रहे हैं तो प्रतिकूल गति कितना हो गया 18। अब पूछ रहा है ये दोनों को जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर तो होता है दूरी बटे चाल, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को पहले आप इसको कैंसिल आउट करिए, देखिए 13 से काटिए, 13 दूना के 26, 13 तिया 39, इसको काटिए 6 से 36 18, 6 5 3, तो 3/2 प्लस 5/3, इसको हल करिए तो आएगा कितना 19/6, तो 19/6 घंटे आया। आप इसको चाहो तो उसमें चेंज कर सकते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 से डिवाइड करिए, 36 18 हो गया, 3 घंटे हो गया, एक बच्चा, ठीक है, 1/6 है तो 1/6 मतलब टोटल 10 मिनट आ जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 19/6 घंटे में है तो इसको किस में बदलना है मिनट में, तो 1 घंटा बराबर 60 सेकंड होता है, ठीक है, 1 घंटा पर 60 मिनट होता है, यहाँ पे कितना 10 हो जाएगा, 190 मिनट हो गया। अब यहाँ से आप टोटल निकाल सकते हैं कितना घंटे कितना मिनट, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 3 घंटे 10 मिनट, ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर हुआ। तो आई होप इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस आप सबसे पहले आपको चाल निकालना है। देखिए यहाँ पे समय बराबर दूरी पे चाल है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति आवर जो है किसकी गति है, मोटर बोट की गति है। आपने यस मान लिया धारा की गति, तो 24/20 माइनस यस माइनस 24/20 प्लस यस इक्वल टू हाफ आवर ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो जो प्रतिकूल गति कर रहा है उससे जो अनुकूल गति करने में हाफ आवर ज़्यादा लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है धारा के विपरीत जाने पे तो समय ज़्यादा लगेगा ही। तो यहाँ पे यस की वैल्यू निकाल लें, यस क्या है धारा की गति आ गई, यहाँ पे धारा की गति आ गई तो नाव की गति में बोल रहा है 2 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि किया जाएगा, तो 22 किलोमीटर पर आवर हो गया। उसके बाद बोल रहा था अनुप्रवाह गति कितना हो जाएगा, तो धारा गति देखिए यहाँ पे नाव की गति 22 हो गया और 4 हो गया
धारा गति तो टोटल 26 किलोमीटर पर आवर, अनुप्रवाह गति आएगा, प्रतिकूल में जाहिर सी बात है नाव की गति में से धारा गति माइनस हो जाएगा, क्योंकि धारा के विपरीत जाएंगे तो दोनों विपरीत माइनस में हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ABO केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। इसको एक फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई कर्व टूल देखते हैं, कोई है क्या? ठीक, कर्व टूल नहीं मिल पाया। देखिए कोई ऐसा है, हाँ वृत्त है, बोल रहा है यहाँ पे O केंद्र हो गया, ठीक है। जैसे कर रहा क्वेश्चन वैसे करिए। बोल रहा है ABO केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। व्यास क्या होता है? जो केंद्र से होकर गुजरता है। तो इसका नाम रख दीजिए A, रख दीजिए B, रख दीजिए, ठीक है। O इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया। अब बोल रहा है कि बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, बिंदु 1 पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। और बिंदु C पर एक ऐसा बिंदु है जिससे उत्पन्न BC स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है, जिससे उत्पन्न BC स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है। देखिए ऐसे एक BC रेखा है, ऐसे करके इसको आप मिलाएंगे तो ऐसे SC हो गया, बिंदु P पर स्पर्श रेखा हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है यदि APC ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दिया है 62 डिग्री। अब क्वेश्चन करा तो लघु चाप AC का मान, लघु चाप AC है, यही है, ठीक है। लघु चाप AC का जो मान पूछ रहा है उसका तो लघु चाप AC का मतलब कोण ABP पूछ रहा है, ABP लघु चाप, ठीक है। इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क यहाँ आप लगा लिए। तो जाहिर सी बात है आपको एक चीज प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि जो व्यास के माध्यम से स्पर्श रेखा के जो व्यास के लंबवत होता है, तो ये जो है जो व्यास कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है व्यास के लंबवत, तो इसका क्या कोण कितना हो जाता है? 90 एंगल होगा। ये 90 एंगल है, ये 62 एंगल है। तो इसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। तो कोण इसको ले लीजिए कोण A, कोण P, कोण B बराबर 180 अंश, ठीक है। कोण A का मान कितना दिया? 90 है। कोण B का मान आपको फाइंड आउट करना है। कोण P का मान कितना दिया? आपका 62 डिग्री दिया है। तो यहाँ से कोण B का मतलब कोण ABP इक्वल टू 180 हो गया। तो 180 माइनस में इसको 90 प्लस 62 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 डिग्री हो जाएगा। कोण ABP इक्वल टू 28 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए एक प्रॉपर्टी लगाना, ये आपको पता है कोई भी स्पर्श रेखा अगर होता है तो वहाँ पर 90 एंगल होता है। उसके बाद 62 डिग्री ये दे दिया है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, B उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो उन्होंने 4 दिन एक साथ काम किया, फिर चला गया। तो B ने शेष कार्य पूरा किया। तो कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने में B ने कितने दिनों तक कार्य किया? क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, कुछ भी नहीं करना, सबसे आसान क्वेश्चन है। तो आप मान लीजिए A और B, A ने 16 दिन का काम किया, 16 दिन, B ने उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो उन्होंने 4 दिन तक इसका सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए? एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा। तो 16 3 48, 3 यहाँ पे आ गया, एक दिन का काम A का, B का एक दिन का काम आ गया 12 चौक 48 में 4 यूनिट आ गया। 3 यूनिट A का आया, B का आया 4 यूनिट, ठीक है। तो A एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, B एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो और पूछ रहा है A और B दोनों एक साथ काम किया 4 दिन तक। तो A और B का कितना, एक दिन का काम कितना? 3 + 4 बराबर 7 यूनिट एक दिन का काम है। टोटल काम कितने दिन तक किए हैं एक साथ? 4 दिन। तो 7 चौक 28, तो मतलब 48 माइनस 28 करेंगे तो टोटल शेष काम कितना हो जाएगा? शेष काम हो जाएगा 0, मतलब शेष काम 20 बच रहा है। अब 20 काम को करने में B ने शेष काम को पूरा किया। तो B ने शेष काम को पूरा किया, तो 20 टोटल वर्क बचा है उसको। B का एक दिन का काम कितना? 4 यूनिट है, तो मतलब 5 दिन में B करेगा।
लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। बी ने कितने दिनों किया, तो टोटल काम बी का कितना हो जाएगा, 5 तो अभी किया, 4 पहले साथ में किया था एक के साथ, और 5 4 9 दिन लगेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर से गिराया जाता है तो आंशिक रूप से पानी से भरा होता है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हो तो जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, माना जल का स्तर बढ़ गया है 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि जो घन है गिराया जाता है एक आयताकार टंक में, तो घन का आयतन जो होगा, घन का आयतन जैसे ही जाएगा पूरा घन का आयतन, ठीक है, तो जल का स्तर पानी में गिरने की वजह से जल का स्तर बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आयत की लंबाई, आयतकार है तो आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई गुणे क्या, कितने हाइट तक, मान लीजिए जल का स्तर कितना, 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको पता है घन का आयतन इक्वल टू आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई गुणे जो 1 सेंटीमीटर तक उसका जल का स्तर बढ़ जा रहा है, तो आपने x मान लिया, कुछ नहीं करना है। AQ घन का आयतन बराबर कितना होता है, AQ होता है, घन का आयतन AQ मतलब भुजा का Q 8Q हो गया। आयत की लंबाई कितना, आयत की लंबाई दिया है 16 दिया है। ठीक है, आयत की लंबाई 16 दिया है और उसके बाद दिया चौड़ाई कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जल का स्तर से मतलब है, तो जल का स्तर आपने मान लिया x मान लिया। अब इसको कैंसिल आउट करिए, 8 से 8 कट गया, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए 8 गुणे 8 गुणे 8 है, 8Q का मतलब यही होता है। 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 2 चौको 8, मतलब x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर जो है जल का स्तर बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ, घन का आयतन इक्वल टू आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x इक्वल टू x प्लस 6y इक्वल टू 8 और एक्स वाई इक्वल टू 2। ठीक है, थोड़ा सा और मोटा करने की ज़रूरत है विथ को। ठीक है, x प्लस 6y इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स क्यू प्लस 216 वाई क्यू का मान पूछ रहा है। कुछ भी नहीं इसमें करना, एक्स प्लस, देखिए एक्स प्लस 6y इक्वल टू कितना दिया 8, दोनों का घन कर दीजिए। घन करेंगे तो क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू, फार्मूला लगता है a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस बी होता है, यही होता है ना। तो अब इसको यही प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें। ठीक है, इसको फिलहाल हम इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यू हो जाएगा प्लस 6 का क्यू 216 होता है, 216 वाई क्यू प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 6y कोष्ट में a प्लस बी का मतलब 8 यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है ना x प्लस 6y इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 8 इक्वल टू 8 का क्यू कितना हो जाएगा 512 होता है। 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 512। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यू, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्स क्यू प्लस 216 वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस 216 वाई क्यू प्लस देखिए 3 इंटू एक्स इंटू 6y, तो एक्स वाई का वैल्यू दिया है 6 गुणे एक्स वाई की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 2 हो गया इंटू 8 बराबर 512। एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 216 वाई क्यू इक्वल टू प्लस देखिए 6 लिए 18 18 18 दुना के 36 36 वाटे 288 हो जाएगा। तो 512 इक्वल टू यहाँ पर लिख दीजिए 512 माइनस इधर प्लस में तो उधर जाके 288 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो एक्स क्यू प्लस 216 वाई क्यू इक्वल टू माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ पे 10 में से 8 गया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे क्या हुआ 4 में से 2 गया 2, 244 इसका राइट आंसर है।
क्लियर हुआ? तो आई होप इसमें कोई एक और ट्रिक्स कर सकते हैं, इसमें एक्स वाई के वैल्यू कोई मान कर रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। अब इसको ग्राफ में देखना है, ए और बी प्रकार का ग्राफ है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का ग्राफ में देखना है। 2014-2017 में ए प्रकार के कारों की कुल निर्यात, देखिए 2014 और 2017 में ए प्रकार के कारों की कुल निर्यात, 2015 और 2016 में बी प्रकार के कार कुल निर्यात के अनुपात में कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को है, इसमें देखिए तो 2014 और 17 में, 2014 और 17, देखिए 2014 और 17 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात तो 200, ए प्रकार के कारों का कुल निर्यात 200 प्लस 2017 में 175, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। इसके बाद इसकी कितना होगा, 375 हो गया। इसी तरह बी में देखिए, बी का जो है 2015 और 16 में निकालना है, तो कारों का कुल निर्यात 250 प्लस 2015 और 2016 में कितना है 200 मतलब 450, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दैट इज आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा कितना, 5/6 आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। देखिए एक और पेज में बढ़ा रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर, एक त्रिभुज ABC में बिंदु PQR को क्रमशः AB, BC और CA पर इस प्रकार लिया जाता था, BQ बराबर PQ और QC बराबर QR, कोण BAC बराबर 75, तो PQR। इसमें कुछ भी नहीं करना, देखिए सबसे पहले एंगल बनाइए आप, ठीक है, एंगल बनाइए, ठीक है, त्रिभुज हो गया, कुछ ऐसा ही बना है, A बना है, B बना है, C बना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि AB का पार्ट है P, ठीक है, AB का पार्ट P, यहाँ पे Q हो गया जो कि BC का पार्ट है, और R जो है AC का पार्ट है, PQR बना। अब बोल रहा है देखिए कि BQ बराबर PQ, इसको एंगल बराबर बोल रहा है, QC बराबर QR, QC बराबर QR, थोड़ा ये नहीं हुआ, QC बराबर QR ये नहीं है, ये ऐसा नहीं है, QC बराबर QR है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। आपको पता है अगर एंगल दो भुजा बराबर होती है, उसके सामने वाला एंगल भी बराबर होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। जब प्रॉपर्टी है तो देखिए, तो इसका में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अगर देखिए तो ए अगर कोड मान लेते हैं, अगर यक्स मानते हैं, ये भी कोड यक्स हो गया। अगर इस कोड को मानते, देखिए दोनों भुजा बराबर है, तो सामने वाला भी कोड इसका क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर इसको वाई मानते हैं तो इसको भी वाई मान लीजिए, ठीक है। तो अब त्रिभुज के तीनों एंगल देखिए, यहाँ पर दिया है कोड BAC बराबर 75 ये एंगल दिया है। त्रिभुज ABC में प्रॉपर्टी लगा दीजिए, त्रिभुज सबसे पहले छोटे वाले में लगा दीजिए, नहीं तो कोई भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो त्रिभुज PBQ और QRC में अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखिए सबको जोड़ दीजिए, दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज है, तो इसमें कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज PBQ और QRC में प्रॉपर्टी अब लगा रहे हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना हो गया, यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना 180 अंश होता है। देखिए तो देखिए x प्लस यहाँ इसको लिख सकते हैं कोण PQB प्लस, इसी तरह इस त्रिभुज में जाएंगे y प्लस इस एंगल को लिख सकते हैं कोण RQC बराबर 180 इसका हो गया, 180 इसका, तो मतलब 360 हो गया। तो x प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाए 2x प्लस y हो जाएगा, कोण PQB कोण RQC बराबर 360 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई, इसके बाद देखिए x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे दिया है क्या, आपको यहाँ पता होना चाहिए। देखिए
त्रिभुज ABC में भी प्रॉपर्टी लगा दी, त्रिभुज ABC में प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कोण 75 + x + y = 180 अंश हो जाएगा, तो x + y = 105 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रॉपर्टी मिला, दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ से, तो देखिए x + y की जगह 105 रख देंगे, 2 × 105 प्लस कोण PQB प्लस कोण RQC बराबर 360 अंश। ठीक है, इसको जब हल करेंगे, इसको हल करिए, इसको हल करिए तो देखिए कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से मिलेगा कोण PQB प्लस कोण RQC, इसको हल करेंगे 210 हो जाएगा, 360 में से 210 कटा है कितना हुआ, 150 अंश हो जाएगा। जब 150 डिग्री बचा, आपको पता है, देखिए ये जो यहाँ पे आपको मैं एक लाइन से बता रहा हूँ, एक कोण और ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, तो तीनों का जो कोण का योग होगा कितना होगा, 180 अंश होगा। तो आपने इसको मान लिया है, देखो इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, इक्वेशन 1 लगा दीजिए, तो कोण PQB प्लस कोण RQC प्लस कोण PQR, ठीक है, ए वाला एंगल, ठीक है, ए वाला एंगल जो है PQR = एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 अंश हो गया। जब 180 अंश हो गया, देखिए ए इक्वेशन का वैल्यू जब इसमें उठा कर रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 150 अंश हो जाएगा, तो कोण PQR = हो जाएगा 180 - 150 = 30 अंश। तो आई होप इतना समझ में आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 30 अंश। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, 4 sin स्क्वायर थीटा = 3 1 + cos थीटा, और इसको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, देखिए 4 sin थीटा = 3 1 + cos थीटा, जैसे जैसे दिया उसको बस हल करते हुए जाइए। 4 sin स्क्वायर है, ठीक है, 4 sin स्क्वायर थीटा = 3 + 3 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर sin स्क्वायर को देखिए cos में है तो इसको भी cos में कर दो, 1 - cos स्क्वायर थीटा = 3 + 3 cos थीटा। ठीक है, 4 इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 - 4 cos स्क्वायर थीटा = 3 + 3 cos स्क्वायर। इसको देखिए एक इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाएंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा, ठीक है, प्लस, ठीक है, इसको इस साइड ले जा रहे हैं, प्लस 3 में से 4 गया, -1 = 0। एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को हल करेंगे तो cos थीटा = देखिए इसको लिख सकते हैं 4 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा -1 = 0। यहाँ पे देखिए 4 cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो cos थीटा हुआ प्लस के 1, यहाँ पे -1 कॉमन लिए तो cos थीटा प्लस के 1, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन बना cos थीटा प्लस 1, एक बना 4 cos थीटा -1, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से एक cos की वैल्यू आया 1/4, एक cos की वैल्यू आया -1। ठीक है, -1 तो हो नहीं सकता 0 से और 90 के बीच में, क्योंकि एंगल दिया है 0 और 90 के बीच में, -1 हो नहीं सकता है। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है, तो cos थीटा = 1/4 मान लेंगे। तो आपको एक एंगल बनाइए, ठीक है, कोई एक कोण बना लीजिए, ठीक है, cos थीटा के वैल्यू 104 मान लीजिए, ये थीटा है, ठीक है। cos थीटा = आधार बटे कड़ होता है, आधार कितना है 1 है, कड़ कितना है 4 है, तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लंब के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से लंब का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लंब = कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 = 15 आ जाएगा रूट में। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √15 आ जाएगा। अब आपको वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन में क्या पूछा, 2 tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितना, tan थीटा = लंब बटे आधार हो जाए, लंब क्या हो जाए √15 बटे के आधार, ठीक है, बटे के 1 हो गया, प्लस के 4 × देखिए sin थीटा है, sin थीटा = लंब बटे कड़ हो गया, तो √15 बटे के 4 हो गया, माइनस सेक थीटा, सेक थीटा = cos थीटा = आधार बटे कड़ होता है, सेक थीटा कड़ बटे का आधार हो जाएगा, तो कड़ कितना हो जाएगा √15
ठीक है, 4/1 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करिए, 2√15 प्लस के 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए, √15 -4, तो इसको यहाँ पे 3√15 हो जाएगा -4, यही आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना, बस आपको प्रॉपर्टी लगाते हुए चले जाना। तो आइए अब सबसे पहले आप देखिए, कुछ नहीं करना है, 4 sin² थीटा है, इसको चेंज करके sin² थीटा = 1 - cos² थीटा, cos की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो -1 आएगा, एक आएगा 1/4, तो -1 हो नहीं सकता क्योंकि 0 से 90 के बीच में -1 होता नहीं है, तो 1/4 घुमानेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको डिनोट करेंगे कड़ और आधार, यहाँ से लंब निकाल लेंगे। जब लंब निकल जाएगा तो फिर सारा वैल्यू रख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई कितना है, x, x-1, x+1 और x+3 है। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, A B C समकोण त्रिभुज बना लिया। अब ये दिया है x-1, ये दिया है x+1 और ये दिया है x+3, जाहिर सी बात है कट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर x-1 का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर बराबर x+3 का होल स्क्वायर, जो कि कड़ होता है। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² + 1 + 2x प्लस, यहाँ से देखिए यहाँ पे x - 1 है, x - 1 है, तो यहाँ पे -2x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह x+1 का होल स्क्वायर निकालेंगे, x² + 1 + 2x बराबर x², इसको हल करिए, x² + 9 + 3 दूना के 6x, हल करिए। यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, x² + 6x + 9, एक इक्वेशन बन गया। जब इक्वेशन बन गया तो इक्वेशन को हल करिए तो x -7 और x+1 आ जाएगा बराबर 0। x का वैल्यू एक तो 7 आ गया और एक आ गया x की वैल्यू -1, तो -1 संभव हो नहीं सकता, तो x बराबर 7 रखेंगे। जब x का मान 7 रखेंगे तो एक आपका एंगल बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे x+3 था, x+3 का मतलब 7 3 10 हो जाएगा, और x - 1 मतलब 6 हो जाएगा, x+1 मतलब 8 हो जाएगा। ये त्रिभुज बन के रहा, लेकिन पूछ रहा है किसका मान, तो समकोण त्रिभुज का कड़ कितना हो जाएगा, कड़ कितना 10 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में 4 वर्ष के अंत में ब्याज की दर का अंतर इतना है, 5082 रुपया है। तो योग याद करें, कुछ भी नहीं करना। देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूछे तो कुछ भी नहीं पता। देखिए 10% के ब्याज दिया है, 2 वर्षों के लिए सबसे पहले निकाल लीजिए, 2 वर्षों के लिए ब्याज, 2 वर्षों के लिए ब्याज, ठीक है, प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए x + y + xy/100 यही होता है अगर 2 वर्ष का निकालना हो तो। देखिए यहाँ पे x का मान 10 रखिए, 10 + 10 + 10 × 10/100 बराबर 21% आ गया 2 वर्ष के लिए। इसी तरह 4 वर्षों के लिए निकालिए, चार वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, प्रभावी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज = कितना होगा। देखिए 2 वर्ष तो को आप निकाल लिए, 2 वर्ष का कितना आया है, 21% आया है। इसी तरह 4 वर्षों के लिए निकालेंगे, 4 वर्ष को तो देखिए अब 21 से निकालेंगे, 21 + 21 + 21 × 21/100 कर देंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46.41। देखिए 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया जो है 46.41%, वहीं पर 21% आया 2 वर्ष का। दोनों के डिफरेंस में कितना का अंतर आ रहा है, ब्याज के अंतर में 5082 का आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। 46.41% -21% = कितना हो जाएगा, 25.41%, जो कि बराबर कितने होगा, 5082 के बराबर होगा। ठीक है, 5082 के बराबर हो गया ये, तो इसलिए 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आराम से, 5082/25.41, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये आ गया आंसर। ठीक है, तो राशि का मान कितना आ गया, 20,000 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एक वस्तु की कीमत 400 रुपया है। एक त्यौहार पर सेल के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपये है। तो मूल्य ज्ञात करिए। कुछ भी इसमें नहीं करना, सबसे आसान तरीके से अब इसको हल करिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कर रहा है प्रश्न के अनुसार मान लीजिए वस्तु की कीमत है 400 रुपये। ठीक है, एक त्यौहार पर सेल के दौरान एक वस्तु पर बिक्री छूट प्रदान करती है, 10% का डिस्काउंट दिया था। 10% का तो 100 में से 10 गया तो 90 बटे के 100 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है? अपने नियमित मूल्य पर, ये टोटल नियमित मूल्य पर 10% की छूट और प्रदान करता है, तो 100 में से X% की छूट प्रदान कर रहा है, तो 100 में से X गया बटे के 100 होता है, जो कि मूल होता है। मूल नीचे लिखते हैं, जो अंतर होता है या बढ़ोतरी होती है 100 में ऐड करके या घटा करके क्वेश्चन के अनुसार ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया बराबर कितना हो जा रहा है ये टोटल बिक्री छूट भी दे दिया, उसके बाद छूट कूपन भी दे दिया X% का, उसके बाद टोटल वस्तु की कीमत 216 आ रहा है। 216 इक्वल टू हो गया। यहाँ से आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ से कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ से कट गया। उसके बाद देखिए 2 दूना के 4, 2 5 10 हो गया। ठीक है, अब क्या, अब नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से देखिए 100 माइनस X इक्वल टू 216 गुणे 5 अपान के 2 गुणे 9। देखिए अभी 3 से 6 2 8 1 9, 3 से कट सकता है, 3 3 9, 3 से आते गए 3 दूना के 6, ये भी 2 से भी कट सकता है, 36 हो गया। तो कितना बचा? 36 इंटू 5 गुणे बटे के 3। ठीक है, तो इसको हल करिए। हल करने पे कितना आएगा इसका? तीन तरीके 9। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 आएगा। x की वैल्यू 40 आएगा, तो इसका मतलब x का मूल्य कितना है, कितना परसेंट का छूट दिया गया? 40% का छूट दिया गया। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के पास से गुजरने वाली कारों की संख्या हिस्टोग्राम में दिखाया गया है। 6 से 8 बजे के बीच में गुजरने वाली कारों की संख्या 9 बजे से लेकर 11 बजे की गुजरने वाली कारों की संख्या के बीच में गुजरने वाले अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए पाई चार्ट भी दिया है, इसमें कुछ भी नहीं करना, देख सकते हैं इसको 15वां देख सकते हैं। विभिन्न मदों द्वारा एक परिवार का मासिक व्यय है जो कि चार्ट में दिखाया गया है। तो पूछ रहा है बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च। तो बच्चों पर शिक्षा पर कितना है? 70%। देखिए शिक्षा एजुकेशन के लिए 70% है। किराए पर कितना खर्च हुआ है? शिक्षा हो गया। परिवहन के लिए देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए 50% दिया है, प्लस के 50 डिग्री दिया है, कोई बात नहीं। और किराए पर रेंट के लिए 60 दिया है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 180 आ जाएगा। तो 180 तो परसेंटेज निकालेंगे, टोटल परसेंटेज कितना आया? तो 180 जो कि डिग्री है टोटल 360 डिग्री में, क्योंकि टोटल को ऐड करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, और तो इसका परसेंटेज निकालेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा? 50% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 से या 18 दूना के 36, 2 से काट देंगे 50 आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जो कि संख्या है 23A 68B। ठीक है, ज्ञात करना 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से विभाज्य। 3 से विभाज्य के लिए आपको पहचानने का एक तरीका है कि सारे अंकों को जोड़ दीजिए। अगर वह 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाज्य होगा, अगर 9 से भी विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब 9 से भी। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या तो 0 से या 1 से 0 से 9 के बीच में, तो 9 ही सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या आपने मान लिया कितना है? 9। तो A बराबर 9 मान लिया, B बराबर 9 मान लिया। क्लियर हुआ? क्योंकि सबसे बड़ी पूछा है। तो अब यहाँ वैल्यू रख के देखिए 3 2 3, अब यहाँ पे A की जगह पर रख लिया 9, फिर उसके बाद देखिए 6 8, B की जगह पर फिर रख लिया 9। अब इसको देखिए 3 से विभाज्य हो रही है कि इसको 3 से विभाज्य करने का तरीका है, इसको जोड़ दीजिए 2 + 3 + 9 + 6 + 9। तो 9 6 15, 15 9 24, 24 5 24 5, फिर से जोड़िए। देखिए 3 2 5, 9 5 14, 14 6 20,
20 8 28, 28 9 37 आ गया, 37 आ गया। अब देखिए 37 आ गया है, तो अगर 37 है तो जाहिर सी बात है ये तो किसी से विभाज्य नहीं होगा। तो लेकिन अगर 37 में से अब देखिए, अब इसमें से घटा कर देखिए, वैल्यू, अगर 37 माइनस 1 कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है। 36 विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य, 9 से भी विभाज्य, तो इसको मतलब 1 नहीं घटाइए, कोई बात नहीं। 37 में से और भी संख्या कम करिए, 37 में से अगर 2 कर रहे हैं तो 35 हो जा रहा है, ये भी नहीं कटेगा, ये दोनों से विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर 37 में से 3 घटाएंगे तो 34 होगा, ये भी नहीं कटेगा। 37 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 33। अब देखिए 33 3 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब हमें जो संख्या था उसमें से लास्ट वाली संख्या में से अगर हम 4 कम कर देंगे तो हमारी संख्या मिल जाएगी। तो संख्या क्या होगा, संख्या होगा देखिए 2 3 9 6 8। अब यहाँ पे 9 के स्थान पे 9 में से जो 4 माइनस किए हैं, तो 4 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही संख्या हमारा बचा 2 3 9 6 8 5। क्लियर हुआ। तो इसमें कुछ भी पीएचडी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज आपने बना लीजिए, समबाहु त्रिभुज, कोई बात नहीं, जैसे कह रहा है वैसे बनाइए। और केंद्र ओ वाले वृत्त में अंकित है, ओ वृत्त, इसको ऐसा बना लीजिए, कुछ ऐसे होकर गुजर रहा है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर हो गए, एंगल भी बराबर हो गए, 60 60 60, कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए टच है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी, उसके बाद क्या बोल रहा है, डी एक लघु चाप जो कि बीसी पर अंकित है। देखिए डी एक लघु चाप ऐसे कर देंगे जो कि बीसी पर अंकित है, ठीक है। और क्वेश्चन दिया है कोड सी बी डी, कोड सी, यहाँ पर डी है, कोड सी बी डी, सी बी डी कितना दिया, एंगल दिया 40 डिग्री, कोई बात नहीं, 40 डिग्री दिया। क्लियर हुआ। तो अब वो बोल रहा क्वेश्चन कोड बी सी डी, इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कितना एंगल है, कोड बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, ठीक है, ये पता करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या करना है आपको कोड बी मिल गया, कोड सी मिल गया, 60 अंश मिल गया, ठीक है। अब देखिए चक्री चतुर्भुज इसमें लग रहा है। चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, अगर चक्री चतुर्भुज में जब होता है, कोडों के जो चक्री चतुर्भुज में जो योग होता है उसका कोड का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसमें लगाइए चक्री चतुर्भुज, देखिए कोड ए, कोड बी, देखिए टोटल कोडों का तो एक 360 होगा, लेकिन चक्री चतुर्भुज जो विपरीत कोडे के चक्री चतुर्भुज में जो योग होगा उसका होगा 180 अंश होगा, ठीक है। देखिए इसमें लगाते हैं इसको, ठीक है। तो इसको देखिए ये दोनों कोड कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस दोनों को मिलाने पे कितना हो गया, 60 प्लस आपने मान लिया इसको x, 60 प्लस x, ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो इन दोनों कोडों का योग कितना हो गया, चक्र चतुर्भुज में कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 100 प्लस 60 प्लस x इक्वल टू 180 अंश, तो x इक्वल टू 180 माइनस 160 इक्वल टू 20 अंश होता है, ठीक है। तो आई होप इसमें कुछ भी नहीं करना, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 11:13 है, उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। तो वे दोनों 4,000 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं या बचत करने में सफल हो जाते हैं। तो उनकी आय में कुछ भी नहीं करना है। मान लीजिए आय जो है, आपको पता है एक चीज़ की आय इक्वल टू कितना होता है, व्यय प्लस बचत, यही होता है। जो आप कमाते हैं पैसा वो कुछ खर्च में जाता है, कुछ बचता है, यही तो होता है। तो ए के द्वारा जो आय है, टोटल आय देखते हैं। ए के द्वारा टोटल आय जो है 11 रुपये है, मान लीजिए 11x हो गया आय, ठीक है। 11x में 9 व्यय करता है, खर्च करता है, तो 9y लिख दीजिए, ठीक है। y को डिनोट कर रहा है मान लीजिए बचत, 9y हो गया। बचत कितना कर रहा है, 4,000 रुपया, तो प्लस 4,000 रुपये ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह बी के लिए देखिए, बी के लिए 13 रुपये कमाता है, 13, यहाँ पे 13x लिख दीजिए, इक्वल टू 11y प्लस के 4,000 ऐड कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।
अब दोनों को हल कर दीजिए, दोनों को हल करिए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2000 रुपये आ जाएगा। अब पूछा है उनकी आय में अंतर ज्ञात करना है, तो x इक्वल टू 2000 आ गया, तो 11x या 13x में लिख दीजिए, 13x माइनस 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू x का वैल्यू कितना 2000 इक्वल टू 4000 रुपये आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, P और उनके तीनों दोस्तों का औसत वजन कितना है। P और उसके तीनों दोस्तों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, तो मतलब कुल मिला के 3 मित्रों का औसत वजन, P और उसके तीनों दोस्तों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि P अपने तीनों दोस्तों के औसत वजन से 4 किलो अधिक और P का वजन में क्या होगा। देखिए इसमें क्या है, मान लिए कि आपने 3 मित्रों का औसत वजन कितना है, तीनों का जो एवरेज है, एवरेज वेट जो है ये मान लीजिए, कोई बात नहीं। तो तीनों का भार कितना हो जाएगा, भार हो जाएगा 3 है, ठीक है। और जब 3 हो जाएगा तो आपको पता है कि P और उसके तीनों दोस्तों का वजन कितना है, P और उसके तीनों दोस्तों का वजन P का भार कितना हो जाएगा, देखिए यदि P अपने तीनों दोस्तों के वजन से 4 किलो अधिक है तो P का भार इज इक्वल टू हो गया, तीनों दोस्तों का वजन तो 3A है प्लस 4 किलो इसमें जोड़ दिया आपने, तीनों दोस्तों का औसत भार से, औसत वजन से है ना, तो औसत वजन तो आपने एक A ही माना है ना, इसको आप हटा दीजिए, औसत वजन तो A है, A प्लस 4 है P का वजन। इक्वेशन बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, कोई इसमें अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, यदि P अपने तीनों दोस्तों के वजन से, यहाँ पे दिया P और उसके तीनों दोस्तों का वजन 55 किलोग्राम है, तो 55 किलोग्राम किसका है, P का। तो P का आपको पता है कि P का कितना A है, P का वजन A प्लस 4 है, ठीक है। और उसके दोस्त का वजन कितना 3A है, तीनों दोस्तों का, बटे के 4 लोग हो गए हैं, टोटल 4 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, A प्लस 4 प्लस 3A इक्वल टू 55 इंटू 4, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा 54 kg, 54 आ जाएगा। तो A किसका है, A कितना है, A आपका तीनों दोस्त का एवरेज वेट है 54 किलोग्राम, ठीक है। एवरेज वेट कितना है 54 किलोग्राम। तो P का भार कितना आ जाएगा, A प्लस 4 है, 54 प्लस 4 बराबर 58 kg। समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy प्लस 9 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसको आपको पता करना है, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy प्लस 9, कुछ भी नहीं करना। इक्वेशन 1 को यहाँ ऐसा करिए, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3 कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, इसका घन कर दीजिए। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy कोष्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 3 3 9 27 हो गया, 27 हो गया। अब इसको हल करिए, देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy को तो ऐसे रहने दीजिए 3xy। अब x प्लस वाई की जगह कितना हो जाएगा, -3 रख देंगे, -3 रख देंगे बराबर 27 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिला, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy इक्वल टू माइनस के 27 हो गया। देखिए क्या -3 है ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको मिला। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy प्लस 9 का मान। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy की जगह -27 रख सकते हैं, प्लस 9 है तो कितना हो जाएगा, माइनस के 18 आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। एक ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ग्राफ का क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 क्वेश्चन, 78 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, 78 मीटर की दूरी, यहाँ से मान लीजिए 78 मीटर हो गया की दूरी पर एक बिंदु से एक अधूरे मीनार के शिखर, कोई मान लो अधूरा मीनार का शिखर है, इसका जो एंगल है
कितना है इसका एंगल, ऐसे मान लीजिए 30 हो गया। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि मीनार को कितना ऊंचा उठाया जाए कि ताकि उस बिंदु पर, इसी बिंदु पर मीनार को और ऊपर उठाना है। बोल रहा है कि इस बिंदु पर इसका कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, मान लीजिए इसको एच मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए। टोटल हाइट ऊंचाई या चौड़ाई बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते, चौड़ाई इसका कितना दिया 78। त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी, इसको हल कर दीजिए। tan थीटा लगा दे, पहले 30 अंश वाला में लगा दीजिए एंगल, त्रिभुज ए बी सी में लगा दीजिए। त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, लंब क्या है tan 60 इक्वल टू लंब क्या है x प्लस एच है। ठीक है, लंब बटे आधार, आधार कितना 78 हो गया, तो √3 हो जाएगा। √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस एच अपान 78। इसको ना हो तो इक्वेशन 1 माने रहिए, एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 78 √3 इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब त्रिभुज दूसरे त्रिभुज में लगाइए, यहाँ पे कुछ मान लीजिए डी मान लीजिए, तो बी सी डी में लगा दीजिए। त्रिभुज बी सी डी में tan 30 अंश, tan 30 इक्वल टू कितना, लंब बटे आधार एच अपान 78, एच अपान 78, 1/3 हो जाएगा इसका, एच अपान 78। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 78 अपान √3। तो या इसको परिमीकरण करेंगे तो √3 अपान 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3 दूना के 6, 3 6 18, मतलब 26 √3 हो जाएगा। अब एच के वैल्यू आ गया आपको 26 √3। अब इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 में रख दीजिए, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 78 √3 माइनस 26 √3। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 52, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 52 √3। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्लियर हुआ, तो यहाँ से आपको ए मिल गया। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको आराम से आप वैल्यू लगा सकते हैं, इसमें देखिए पर डिवाइड करना है, बोर्ड में करके आप लगा सकते हैं। एक बार देख सकते हैं 372 डिवाइड बाई 56 गुणे 7 माइनस 5 प्लस 2। देखिए इसको करिए 372 डिवाइड बाई 56 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2। देखिए या तो काट दीजिए, 7 बाटे 56, 8 से काटिए, कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से काटिए, ये 8 है तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 से काटिए, 4 9 36, 1 बचे 4 3 12 हो गया। ठीक है, तो 93 बटे के 2 माइनस 5, 93 बटे 2 प्लस 2 माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। देखिए 93 बटे के 2 प्लस 2 माइनस 5, इसको हल कर दीजिए। ठीक है, 2 एलसीएम लेकर 93 प्लस 4 माइनस 10 कर देंगे, कुल मिला के कितना आ जाएगा 87/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ। इसको जब हल करेंगे तो और हल करेंगे तो 43 सही 1/2 आंसर आ जाएगा आंसर। ठीक है, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम उसके एचसीएफ के 26 गुना। मान लीजिए एलसीएम कितना है ए मान लीजिए, एचसीएफ मान लीजिए बी। बोल रहा है एलसीएम तो ए है 26 गुना, 56 गुना है तो 56, एचसीएफ का 56, यहाँ पे क्या लिख लेंगे बी लिख लेंगे। ठीक है, 56 बी। और बोल रहा है उसका योग ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे 1710 है। इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे, इक्वेशन 2 इसको मान लेंगे। अब दोनों को हल कर दीजिए, ए का वैल्यू इसमें उठा कर रखेंगे तो कितना होगा 56 बी प्लस बी इज इक्वल टू 1710। तो 56 1 57, बी इज इक्वल टू 1710 बटे के 57। अब इसको हल करिए तो ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर 7 लिखेगा, इसको हाथ में 2 7 5 15 2 17, देखिए आ गया ना, तो 3 से 30 आ जाएगा। अब ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा आपका, फाइंड करेंगे तो ए का वैल्यू
56 भी है तो 56 गुणे 30, ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या, तो ए का वैल्यू हो गया 1680 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। अभी दोनों का आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई इसमें इशू नहीं होने चाहिए। तो 240 गुणे पहली संख्या देखिए, एक संख्या 240 मान लीजिए, दूसरी संख्या को मान लीजिए ए वाई मान लीजिए, कोई मान लीजिए, और आपको पता है, और पहली जो अभी आपने एलसीएम निकाला 1680, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 210, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसको आपको होमवर्क में ले दे रहा हूँ, होमवर्क में आप करके बताइएगा कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया। इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। टोटल 25 प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा लिए। नेक्स्ट में और भी प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और भी अच्छा विषय। थैंक यू।